हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएसके नॉलेज में। दोस्तों, मेरा नाम है सुबोध कुमार। आज फिर हम आप लोग के लिए मांग करनी है अपनी लो ऑफ डिमांड का पार्ट 2 लेकर आए हैं। इससे पहले मैंने आप लोगों को पार्ट 1 के बारे में बता चुके हैं। पार्ट 1 में मैंने आपको लो ऑफ डिमांड का इंट्रोडक्शन एंड डिफिनेशन बता चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जहाँ से जाकर आप पहले उसको देख लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि डिमांड का इंट्रोडक्शन क्या होता है, डिमांड क्या होती है और डिमांड की प्रमुख परिभाषा यानी उसका प्रमुख मेन डिफिनेशन क्या क्या है। ठीक है। उसके बाद आज का जो हमारा जो सेकेंड टॉपिक है, आज हमारा जो लो ऑफ डिमांड का पार्ट 2 है, जिसमें आज हम आपको बताने वाले हैं काइंड ऑफ डिमांड, यानी मांग के प्रकार, यानी मांग कितने प्रकार की होती है और मांग के कौन कौन से प्रकार होते हैं। चलिए तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए तो आज का वीडियो हम आज को जानने वाले हैं मांग के प्रकार, यानी मांग कितने प्रकार की होती है, काइंड ऑफ डिमांड। तो मांग 3 प्रकार की होती है, यानी मांग मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 मूल्य मांग, जिसे हम लोग बोलते हैं प्राइस डिमांड। नंबर 2 आय मांग, जिसे हम लोग बोलते हैं इनकम डिमांड। और नंबर 3 में आती है अड़ी या तिरछी मांग, जिसे हम लोग बोलते हैं क्रॉस डिमांड। तो मूल्य मांग क्या होता है, इनकम मांग क्या है और क्रॉस डिमांड क्या है। तो चलिए इन सबको एक एक करके अच्छा से समझते हैं, डिटेल्स में समझते हैं कि मूल्य मांग क्या है, इनकम डिमांड क्या है और क्रॉस डिमांड क्या है। इसको डिटेल से समझेंगे। इसको हम साथ में आपको हम ग्राफ के थ्रू भी दिखा देंगे, ये डायग्रामेटिक भी आपको दिखाएंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए सबसे पहले मांग का जो टाइप है वो है मूल्य मांग। यहाँ पर आपको दिख रहा है हिसाब से। यहाँ सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं मूल्य मांग क्या है, यानी प्राइस डिमांड क्या है। ठीक है। तो अन्य बातें समान रहने पर मूल्य मांग वह मांग है जिससे एक उपभोक्ता एक निश्चित समय में विभिन्न काल्पनिक मूल्यों पर वस्तु खरीदने को तैयार रहता है। इसे हम लोग मूल्य मांग कहते हैं। यहाँ पर देखिए एक महत्वपूर्ण बात आया कि अन्य बातें समान रहने पर। तो ये अन्य बातें समान रहने का मतलब क्या है। तो यहाँ अन्य बातें समान रहने का अर्थ यह है कि जब उपभोक्ता किसी वस्तु की मांग करता है तब उसकी रुचि, आय, फैशन आदि में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। देखिए मूल्य मांग तभी लागू होता है, यानी प्राइस डिमांड तभी लागू होता है जब उपभोक्ता किसी वस्तु की मांग करता है तो उसके आय, रुचि, फैशन आदि में किसी तरह का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। आप सोच रहे होंगे कि आय, फैशन, रुचि में परिवर्तन होगा तो क्या होगा। तो चलिए इसको आप एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए कि आप एक उपभोक्ता हैं, ठीक है। आपके पास 10,000 रुपये आपका इनकम जो आय है, जो आपका 10,000 रुपये पर मंथ है। आपने एक प्रोडक्ट, मान लीजिए आपने एक वस्तु खरीदने गए और वो एक वस्तु मोबाइल है। मान लीजिए कि आप एक एंड्रॉयड फ़ोन खरीदने जा रहे हैं जिसकी कीमत 10,000 रुपया निर्धारित की गई है। ठीक है। अब वो वस्तु को खरीदने गए तो आपके पास 10,000 रुपया भी, आपको रेट भी पता है और आपको वस्तु खरीदना है। लेकिन क्या हुआ कि तभी आपका एक दोस्त आया, बोला अरे यार ये फ़ोन ठीक नहीं, चलो दूसरा कंपनी का फ़ोन खरीद लेते हैं। तो क्या हुआ, यहाँ पर आपका रुचि बदल गया। तो जो आप फ़ोन खरीदने वाले थे उस वस्तु की मांग तो घट गई, क्योंकि आपने उसे छोड़कर कोई और वस्तु खरीदने के लिए चले गए। तो इस तरह से क्या होता है कि अगर उपभोक्ता की रुचि में अगर परिवर्तन आता है तो किसी वस्तु की मांग में भी परिवर्तन आएगा। इसी तरह से आय में बात कर लीजिए। मान लीजिए कि अगर अभी आपका आय 10,000 रुपया था, अगर आपको किसी ने अचानक, किसी ने, आपके पापा या आपके कोई फैमिली वाला दे दे कि लो 5,000 रुपये और ले लो, मिला के 15,000 में कोई अच्छा सा फ़ोन खरीद लो। तो क्या हुआ, यहाँ पर आप जो 10,000 का फ़ोन खरीदने वाले थे, आपका आय बढ़कर 15,000 हो गए। तो आपने क्या किया कि उस वस्तु की जगह कोई और वस्तु आपने खरीदने को चला गया। तो अगर उपभोक्ता के आय में भी अगर तुरंत परिवर्तन आता है तो किसी वस्तु की मांग में परिवर्तन हो जाती है। इसीलिए यहाँ पर इन बातों को समान रखा गया है। तो एक सब आसान शब्दों में कहें तो मूल्य मांग क्या है, तो यदि अन्य बातें समान रहने पर मूल्य मांग वह मांग है जिससे एक उपभोक्ता एक निश्चित समय में विभिन्न काल्पनिक मूल्यों पर वस्तु खरीदने को तैयार होता है, उसे हम लोग मूल्य मांग कहते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अगर इसे दूसरे शब्दों में कहें, आपको दिख रहे हैं, अब बात करते हैं दूसरे शब्दों में। मान लीजिए यक्स वस्तु की मांग यक्स वस्तु की कीमत का फलन है। इसे हम लोग अगर मैथमेटिक रूप में दिखाएंगे तो डी एक्स इक्वल टू फंक्शन ऑफ पी एक्स। यहाँ पर क्या हुआ, डी एक्स का मतलब है डिमांड ऑफ यक्स वस्तु, यानी यक्स वस्तु की मांग होगा बराबर फंक्शन ऑफ किसका होगा, यक्स वस्तु की पी फॉर प्राइस। यानी जो तुम्हारा एक्स वस्तु की मांग किस पर डिपेंड करेंगे, वस्तु एक्स की प्राइस पर डिपेंड करेगा। यानी एक्स वस्तु की अगर कीमत में परिवर्तन होता है तो एक्स वस्तु की मांग में भी परिवर्तन होगा। यही तुम्हारा प्राइस डिमांड है। अब चलिए इसको ग्राफ के थ्रू समझते हैं कि प्राइस डिमांड क्या है। तो चलिए आपको हम एक ग्राफ बना के आपको दिखा देते हैं ताकि आपको कहीं भी ग्राफ बनाने में इसका दिक्कत ना हो। ठीक है। चलिए यहाँ पर मेरे पास स्केल है और एक पेंसिल है और चलिए इसकी मदद से हम एक ग्राफ बनाते हैं।
सबसे पहले इस तरह से आपको दो एक्सिस खींचना होगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है। यहाँ पर आपको लाइन सीधा खींचिएगा। अगर इसे आप ग्राफ बुक में बनाते हैं तो और अच्छा बनेगा, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए वाइट पे जो बना रहे हैं इसलिए थोड़ा टेढ़ा कोण भी हो सकता है, पर ध्यान रखिएगा आप, है ना, ठीक है। इस तरह से मैंने दो एक्स एक्सिस खींच दिया, इसको हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस और इसको बोलते हैं हम लोग वाई एक्सिस, और ये तुम्हारा मूल बिंदु ओ हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि ओ एक्स, इसको हम टोटल बोलते हैं ओ एक्स एक्सिस। इस पर हमने क्या किया कि यक्स वस्तु की हम मात्रा को दिखा देते हैं, यक्स वस्तु की मात्रा, ठीक है। इसी तरीके से हम यहाँ पर दिखा देंगे, इसको थोड़ा सा रोटेट कर दे रहे हैं ताकि हमको लिखने में थोड़ा आसानी हो जाए। इधर हम लोग दिखा देंगे यक्स वस्तु की कीमत, ठीक है। इधर एक्स वस्तु कीमत होगी, अब इसको सीधा कर लेते हैं, दिख रहा है आपको सीधा सीधा, हाँ अब आपको सीधा दिख रहा है। तो इधर एक्स वस्तु की कीमत हो गया, इधर एक्स वस्तु की मात्रा हो गया। अब क्या होता है कि मान लीजिए कि एक्स वस्तु की कीमत यदि ओ और पी है, जब एक्स वस्तु की कीमत ओ पी है तब एक्स वस्तु की मांग कितना है, ओ एन है, ठीक है। एक्स वस्तु की कीमत जब ओ पी है तो एक्स वस्तु की मांग कितना हो गया, ओ एन हो गया। अब इसको क्या करते हैं, एक रेखा चित्र से इसको थोड़ा मिला देते हैं ताकि अच्छा दिखे, ठीक है। इस टाइप से हमने इसको एक खींच लिया, अब इसको भी इस टाइप से इधर से सिंपली इस तरीके से मिला दिए, है ना। एक पॉइंट ए बन गया। अब क्या होता है कि मान लीजिए एक्स वस्तु की कीमत कम हो जाती है, यदि एक्स वस्तु की कीमत घट के P1 हो गया, यानी P से एक्स वस्तु की कीमत घट के P1 हो जाता है, तब क्या होता है वही एक्स वस्तु की जो मांग है उसकी जो मांग क्या होगी, बढ़कर ON से बढ़कर ON1 हो जाएगा, है ना। अब इसको भी मिला देते हैं, इस दोनों को लगभग यहाँ पर पॉइंट आना चाहिए। चलिए मिलाते हैं, कहाँ पर आएगा। स्केल की मदद से अगर ग्राफ खींचते हैं तो आपका ग्राफ आप अच्छा और सुंदर दिखेगा, इसलिए आप ज़्यादातर स्केल का यूज कीजिएगा ग्राफ बनाने में, ठीक है। अब इसको हम लोग मिला देते हैं, दोनों पॉइंट को, है ना। यस, ये अब दोनों पॉइंट मिल गया। अब देखिए ये दोनों क्या हो गया कि जब आपको बता दिए कि जब किसी एक्स वस्तु की कीमत OP है तब उसकी मांग ON है, और जब एक्स वस्तु की कीमत घटकर OP से यहाँ P से घटकर P1 हो जाता है, यानी कम हो, यहाँ से कट के यहाँ आ गया, तो इस एक्स वस्तु की मांग क्या होता है कि ON से बढ़ के ON हो जाता है। हम अभी बताएं कि मूल मांग में क्या होता है कि जब वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग घट जाती है, और जब वस्तु की कीमत घटती है तो वस्तु की मांग जो होती है वो बढ़ जाती है। तब इसको अभी दो जो पॉइंट है ना इसको मिला देते हैं। इसको आप सिंपल इस तरह से सीधा सीधा भी मिला सकते हैं, लेकिन अगर इसको हम थोड़ा सा तिरछा मिलाते हैं ना, सॉरी मैं थोड़ा रोटेट कर रहा हूँ क्योंकि हमको इसी तरह से खींचने की आदत है, इसलिए आपको थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा, फिर हमको इस तरह से खींचने में आसानी होती है। इस तरह से मिला दिए और इधर इस तरह से, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो ठीक आ रहा है, परफेक्ट। अब ये जो इसको जो इसको लिख देते हैं, इसका नाम दे देते हैं DD, ठीक है। ये तुम्हारा डिमांड, ये जो दोनों पॉइंट को मिलकर जो ही रेखा बनाई इसे हम लोग मांग वक्र बोलते हैं, ठीक है, इसलिए वो डिमांड कर बोलते हैं। अब जो पहला पॉइंट था इसका नाम E दे दीजिए और इस पॉइंट का नाम E1 दे दीजिए। अब क्या हुआ कि E पॉइंट पर जब क्या था तो एक्स वस्तु की कीमत OP है और वस्तु की मात्रा ON है, और जब कीमत घटकर OP1 हो जाता है तो वस्तु की मांग बढ़ के भी ON हो जाता है। अब इससे हम लोग सिंपल इसका जो नाम, ग्राफ का नाम देते हैं मूल मांग वक्र, इसे इंग्लिश में बोलते हैं प्राइस डिमांड CUV कर्व। अब आपको इसी तरह से वहाँ पर आप इसके नीचे थोड़ा सा इसको लिख देना आपको कि वो हमने क्या किया, यहाँ पर ओ एक्सिस, मैंने यहाँ पर दो एक्सिस लिया, OXY और OX एक्सिस में हमने एक्स वस्तु की मात्रा दिखाया और OY अक्ष पर हमने एक्स वस्तु की कीमत को दिखाया। इसी तरह आपको लिख देना है, ठीक है, कि जब
जब एक्स वस्तु की कीमत OP थी तब उसकी मांग ON थी, और जब वस्तु की कीमत घटकर OP1 हो जाए तो एक्स वस्तु की मांग घटकर भी ON1 हो गया। तो इससे पता चलता है कि मूल मांग का मतलब क्या होगा, यानी मांग का जो हमारा पहला प्रकार था वो था मूल मांग। तो मूल मांग से हमको यह पता चला कि जब किसी वस्तु की कीमत यदि अन्य बातें समान रहे और एक निश्चित समय में जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है तो उसकी मांग में भी परिवर्तन होगा, अर्थात जब वस्तु की कीमत घटेगी तो मांग बढ़ेगा और जब वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो मांग घटेगा। यानी पहला ये हमारा पता चला, पहला टाइप का जो डिमांड है ये है, ठीक है। अब चलिए नंबर 2 में डिमांड में देखते हैं। तो आपको ग्राफ समझ में आ गया अच्छी तरीके से? अगर नहीं आया, कोई दिक्कत आ रहा है तो प्लीज़ यार कमेंट करके बताओ क्या दिक्कत है, ताकि अगला जो वीडियो आएगा उसमें आपको अच्छी तरीके से और समझाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो उसे ज़रूर आप कमेंट करके बताओ, ताकि उसके आगे जो वीडियो आएगा उस पर आपका हम उसका आंसर देने की ज़रूर कोशिश करेंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर भी देखना चाहते हैं तो आप वहाँ पर जाकर हमारा फेसबुक पेज ESS के नॉलेज को आपको सर्च करके वहाँ पर आपको फॉलो करना है या लाइक करना है, जिससे कि हमारा जो भी हम वीडियो अपलोड करते हैं आपको वहाँ भी देखने को मिलेगा, ठीक है। आप फेसबुक फॉलो कर सकते हैं। चलिए तब इसका जो दूसरा टाइप का मांग देखते हैं। मांग का जो दूसरा टाइप है वो आय मांग, इसी से बोलते हैं इनकम डिमांड, ठीक है। अब सेकेंड टाइप जो है उसे बोलते हैं आय डिमांड। इनकम डिमांड क्या है, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो आय मांग का अभिप्राय वस्तु और सेवाओं की उन मात्राओं से लगाया जाता है जो किसी समय अवधि में अन्य बातें समान रहने पर उपभोक्ता अपनी विभिन्न आय स्तर के आधार पर क्रय करने की तत्परता दिखाता है। यानी आय मांग क्या कर रहा है कि आय मांग का अभिप्राय वस्तु और सेवाओं की उन मात्राओं से लगाया जाता है जो किसी एक निश्चित समय अवधि में यदि अन्य बातें समान रहने पर उपभोक्ता अपनी विभिन्न आय के अनुसार, यानी उपभोक्ता की जो अपना विभिन्न आय है, जितना उसका इनकम है उसके अनुसार जो वस्तुओं को मांग करने की क्षमता रखता है उसे हम लोग आय मांग कहते हैं। जैसे कि वहाँ कीमत था कि विभिन्न कीमत पर जो वस्तु मांग करता है, यहाँ पर उपभोक्ता की आय की बात आ गई है। यानी कि इसको इस तरह से समझिए कि जब उपभोक्ता की आय, जैसे जैसे उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होता है उसी तरह उपभोक्ता क्या करेगा, वस्तु की मांग में भी परिवर्तन होगा। सिंपल इसे एक उदाहरण से समझिए कि रामू क्या एक उपभोक्ता है, यदि उसकी आय प्रति माह 10,000 रुपया है, ठीक है, तो क्या करेगा वहाँ पर 10,000 रुपया, तो उसके अनुसार वस्तु का मांग करेगा। यदि उसकी आय बढ़कर अगर 10,000 से 15,000 रुपया हो जाए तो क्या करेगा, किसी वस्तु की मांग बढ़ जाएगी, क्योंकि उसकी आय बढ़ा है तो ज़्यादा वस्तु खरीदने चाहेगा। अगर उसकी आय घटकर अगर 10,000 से 5,000 रुपया हो जाए तो वस्तु की मांग कम कर देगा, क्यों, क्योंकि उसकी आय कम होने की वजह से वो ज़्यादा वस्तुएं नहीं खरीद पाएगा। तो इसलिए क्या होता है, इसमें भी एक चीज़ आपको देखने को मिला कि जैसे जैसे उपभोक्ता की आय बढ़ती है वैसे वस्तु का मांग बढ़ता है, और जैसे उपभोक्ता की आय घटती है वैसे वैसे वस्तु की मांग घटता है, ठीक है। अगर दूसरे शब्दों में इसे देखें तो एक्स अगर एक वस्तु है तो एक्स वस्तु की मांग उपभोक्ता की आय वाई का फलन होता है। यानी यहाँ पर क्या होता है, डी फॉर डिमांड वस्तु एक्स, यानी एक्स वस्तु का डिमांड इक्वल टू फलन यानी फंक्शन ऑफ उपभोक्ता की आय, यानी वाई क्या आय को दिखा रहा है, ठीक है। अब मांग के अंतर्गत हमको 2 प्रकार की वस्तुओं को ध्यान में रखकर अध्ययन किया जाता है। अब जो आय मांग हम लोग जान रहे हैं तो आय मांग के अंतर्गत 2 प्रकार की वस्तुओं को रखा जाता है, जिसको रखकर हम लोग ध्यान देनी है। देखिए आय क्या करता है, जब भी कोई उपभोक्ता 2 तरह की वस्तुओं को ज़्यादा डिमांड करता है, एक अच्छी क्वालिटी की वस्तु, एक कम क्वालिटी की वस्तु, जिसे बोलते हैं निम्न कोटि की वस्तु बोल सकते हैं, ठीक है। यानी एक श्रेष्ठ वस्तु जिसे हम लोग बोलते हैं सुपीरियर गुड्स, और एक बोलते हैं हीन वस्तु जिसे बोलते हैं इंफीरियर गुड्स। अब श्रेष्ठ वस्तु के संदर्भ में आय मांग किस प्रकार बिहेव करता है उसके बारे में जानते हैं, और हीन वस्तु यानी इंफीरियर गुड्स के संबंध में आय मांग का वक्र कैसा होगा उसको जानते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि श्रेष्ठ वस्तु क्या है और इसके संबंध में आय मांग जो हमारा जो डिमांड, इनकम डिमांड जो है उसका कर्व कैसा होगा। तो चलिए उसको जानते हैं। तो सबसे पहले अगर बात कर ले श्रेष्ठ वस्तु के संदर्भ में, तो सुपीरियर गुड में क्या होता है कि श्रेष्ठ वस्तु के संबंध में मांग वक्र का ढाल धनात्मक होता है, यानी मांग वक्र का जो स्लोप है, यानी डिमांड कर्व का जो स्लोप होगा वो पॉजिटिव होता है। अर्थात आय में वृद्धि के साथ साथ वस्तु की मांग में भी वृद्धि होती है। इस प्रकार व्यक्ति की आय का सीधा संबंध वस्तु की मांग से होता है। फलतः मांग वक्र बाएं से दाएं, बाएं से ऊपर की ओर उठता है। देखिए इसमें क्या होता है कि श्रेष्ठ वस्तु के संबंध में मांग वक्र, आपसे अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि श्रेष्ठ वस्तु के संबंध में मांग वक्र का ढाल धनात्मक क्यों होता है, तो इसका सीधा देखिए, इसको एक एग्जाम्पल से इस प्रकार समझिए कि जब मान लीजिए अभी रामू का उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि रामू का आय अगर 10,000 रुपया था, तो सिंपल है कि अगर मान लीजिए अब चावल के, इस समझिए कि एक चावल है, ठीक है, एक निम्न कोटि की चावल है जिसकी कीमत 50 रुपये प्रति किलो है, ठीक है।
इसके साथ एक उच्च क्वालिटी की चावल है जिसकी कीमत 100 रुपये प्रति केजी है, ठीक है। अब उपभोक्ता की एक रामू मान लीजिए कि एक उपभोक्ता है, यदि उसकी आय 500 रुपये पर मंथ है, तो अगर वो चावल खरीदना जाएगा तो निम्न कोटि की चावल खरीदेगा तो 10 केजी खरीद सकेगा। अगर उच्च क्वालिटी की चावल खरीदता है तो 5 केजी खरीद पाएगा। लेकिन हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं श्रेष्ठ वस्तु के संबंध में। तो मान लीजिए उच्च क्वालिटी की उसने चावल को खरीदा, तो उसकी आय अगर 500 रुपया पर मंथ है तो उसके अनुसार तो 5 केजी चावल खरीद पाएगा, ठीक है। अब क्या होता है कि उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है, यानी रामू का आय बढ़कर 1000 रुपया हो जाता है। तो आदमी का स्वभाव है कि जैसे जैसे उसकी आय बढ़ती है, जैसे जैसे उसका इनकम बढ़ता है तो अच्छी क्वालिटी की तरफ हो जाता है, यानी अच्छी चीज़ों को खरीदने की ओर भागता है। यानी जैसे जैसे उसका आय बढ़ेगा वो जो कम क्वालिटी की वस्तु उसको इग्नोर करेगा और अच्छी क्वालिटी की जो वस्तु से खरीदना चाहेगा। जैसे कि मान लीजिए अभी आप साइकिल पर चढ़ रहे हैं, अगर आपकी आय बढ़ जाती है तो आप मोटरसाइकिल खरीदेंगे, और यदि आपका इनकम बढ़ता है तो आप क्या करेंगे, फिर 4 व्हीलर खरीदेंगे। तो इस तरह से आदमी का जो स्वभाव है कि वो जैसे जैसे उसका आय बढ़ता है तो उससे उससे क्या करता है, उच्च क्वालिटी की वस्तु को खरीदने को चाहता है। तो यहाँ पर जो मांग वक्र होता है वो पॉजिटिव हो जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे उसकी आय बढ़ेगी वैसे वैसे वस्तुओं की मांग को बढ़ाता जाएगा, अच्छी क्वालिटी जो श्रेष्ठ वस्तु उसकी मांग बढ़ाता जाएगा। और इसीलिए जो मांग वक्र का ढाल है वो धनात्मक होता है, अर्थात वो बाएं से दाएं को चढ़ता है। तो चलिए इसको ग्राफ के थ्रू समझते हैं कि कैसे ये काम कर रहा है। तो ये देखिए इसका मैंने पहले डायग्राम बता दिया ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसीलिए मैंने इसका डायग्राम पहले बना दिया था, है ना। अब इसको समझाते हैं। यहाँ क्या, यहाँ भी ओ एक्स अक्ष पर क्या दिखाया गया है, एक्स वस्तु की मात्रा दिखाया गया है, और ओ वाई अक्ष पर उपभोक्ता की आय दिखाया गया है। अब मान लीजिए कि जब उपभोक्ता की आय, यहाँ पर ग्राफ के अनुसार जब उपभोक्ता की आय ओ पी है, यहाँ से ओ से पी है, तब जो एक्स वस्तु की जो मांग कर रहा है वो एक ओ एन मात्रा कर रहा है, ठीक है। अब जैसे उपभोक्ता की आय बढ़कर ओ पी से बढ़कर ओ पी वन हो जाता है, देख रहे हैं, जैसे ही वस्तु की मांग बढ़कर उपभोक्ता की आय जो बाई है वो बढ़कर क्या होता है, ओ पी से बढ़कर ओ पी वन हो जाता है, तब वो क्या करता है, वो जो वस्तु है, अच्छी वस्तु क्वालिटी जो वस्तु है उसकी मांग क्या करेगा, वो बढ़ा देगा, यानी ओ एन से बढ़कर उसकी मांग ओ एन वन हो जाता है, देख रहे हैं। इसमें क्या हमको पता चल रहा है कि जैसे जैसे उसकी आय बढ़ रही है वैसे वैसे उपभोक्ता की एक वस्तु की मात्रा का मांग भी बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो जब हम इस यहाँ से देखिए एक पॉइंट बनता है ई पॉइंट और ये वन पॉइंट बनता है, जब हम इन दोनों पॉइंट को मिला देते हैं एक रेखा के थ्रू तो हमें जो मांग वक्र प्राप्त होगा वही हम तुम्हारा क्या हो जाए, आय मांग वक्र कहलाता है। यानी श्रेष्ठ वस्तु की आय मांग वक्र हो गया, यानी श्रेष्ठ वस्तु की मांग वक्र डी डी हो गया, ठीक है। इससे आपको समझ में आया। इसका मतलब ये हो रहा है, देख रहे हैं, ये दाएं से तुम्हारा जो है क्या बाएं से दाएं के ऊपर उठ रहा है। तो जब इस तरह से आपको डायग्राम देखने को मिले तो समझ जाइएगा कि क्या हो रहा है, किसी वस्तु की, यानी उसका मतलब हो कि जो तुम्हारा ढाल है वो धनात्मक है, अर्थात जैसे जैसे एक वस्तु की कीमत, जैसे उपभोक्ता की आय बढ़ रही है उसे उसे एक वस्तु की मात्रा भी, यानी उसकी मांग भी बढ़ती जा रही है। अब चलिए इसमें दूसरी जो टाइप है वो हीन वस्तु के संदर्भ में देखते हैं कि मांग वक्र किस तरह से काम करता है। तो हीन वस्तु यानी इंफीरियर गुड्स के संबंध में क्या होगा, तो हीन वस्तु के संदर्भ में मांग वक्र का ढाल ऋणात्मक हो, यानी निगेटिव होती है, अर्थात ज्यों ज्यों उपभोक्ता की आय बढ़ती जाती है त्यों त्यों ऐसी वस्तुओं की मांग को घटाता जाता है। जैसे कि अभी आपको बताया कि आदमी का स्वभाव है कि जैसे जैसे उसका आय बढ़ता है तो जो कम क्वालिटी की वस्तु है उसका वो त्याग करते जाता है और अच्छी क्वालिटी की वस्तु को वो खरीदता जाता है। तो जैसे जैसे उपभोक्ता की आय बढ़ेगी वो कम क्वालिटी की जो वस्तु है उसकी मांग वो कम करता जाएगा। तो इसको भी एक ग्राफ से समझ लेते हैं सिंपल। तो इसमें भी ग्राफ में देखिए ओ एक्स अक्ष पर एक्स वस्तु की मात्रा है और ओ वाई अक्ष पर क्या है, एक्स वस्तु की आय है। अब मान लीजिए कि जब उपभोक्ता की आय ओ पी है, जैसे उपभोक्ता की आय ओ पी है तब उसने ओ एन, देख रहे हैं, ओ एन मात्रा की मांग की, ओ एन मात्रा एक्स वस्तु की मात्रा का मांग कर रहा है। और जैसे ही उपभोक्ता की आय बढ़ गया है, जब उपभोक्ता आय बढ़कर ओ पी वन हो जाता है तब क्या करेगा कि वो जो निम्न क्वालिटी की जो हमारा वस्तु यानी हीन वस्तु है उसकी मांग को घटा देगा और इसकी जगह वो अच्छी वस्तु की मांग करता है। तो जैसे जैसे उपभोक्ता की आय बढ़ती जाती है वो जो कम क्वालिटी की वस्तु इसकी मांग को कम करते जाता है। और जब हम इस दोनों को पॉइंट को मिला देंगे तो हमें एक डी मांग वक्र प्राप्त होगा, इसे हम लोग बोलते हैं हीन वस्तु की मांग वक्र। तो आपको इस तरह से पता चल गया कि आय मांग वक्र क्या है। तो आय मांग वक्र का मतलब होता है कि जैसे उपभोक्ता की आय बढ़ती है, जैसे जैसे उपभोक्ता आय में परिवर्तन होता है उसी तरह वस्तुओं की मांग में परिवर्तन होता है। तो इसमें दो आपको देखने को मिला, एक अच्छी वस्तु के संबंध में, एक तुम्हारा कम क्वालिटी की वस्तु के संबंध में। माने गुड्स यानी श्रेष्ठ वस्तु के संबंध में क्या होता है, जैसे जैसे उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो वस्तुओं की मांग को बढ़ाता है। और हीन वस्तु के संबंध में क्या होगा कि जैसे उपभोक्ता की आय कम होती जाती है, जैसे उपभोक्ता की आय बढ़ती है वैसे उससे वो कम क्वालिटी की वस्तु की मांग को कम करता जाता है, ठीक है।
अब चलिए तीसरी टाइप का मांग क्या है, यानी हम 2 टाइप का मांग आपको बता दिए, टू टाइप ऑफ डिमांड बता दिए। और नंबर 3 में क्या है, नंबर 3 में हमारा है अड़ी या तिरछी मांग, जिसे हम बोलते हैं क्रॉस डिमांड। तो समझ लेते हैं क्रॉस डिमांड क्या है ना। क्रॉस डिमांड तो अड़ी मांग का अर्थ है एक वस्तु के लिए मांग की उन मात्राओं के परिवर्तन से है जो उस वस्तु विशेष की कीमत में परिवर्तन ना होकर किसी अन्य संबंधित वस्तु की कीमत के परिवर्तन के फलस्वरूप होता है। यहाँ पर यह कहा गया है कि मान लीजिए दो वस्तु है, यदि एक वस्तु की मांग में परिवर्तन उसकी कीमत में परिवर्तन ना होकर उसके जो उससे जो संबंधित वस्तु है उसकी कीमत में परिवर्तन के स्वरूप यदि उसकी मांग में परिवर्तन होता है तो उसे अड़ी या तिरछी मांग कहते हैं। इसको आपको एक उदाहरण से समझाते हैं। मान लीजिए आप एक क्रिकेट खेलते होंगे, तो क्रिकेट में बैट और एक गेंद होता है, यानी बल्ला और गेंद होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं बैट और बॉल बोलते हैं। तो मान लीजिए क्या है कि बैट तुम्हारा वाई वस्तु है और बॉल तुम्हारा एक्स वस्तु है। यहाँ पर क्या हुआ कि एक्स वस्तु यानी जो तुम्हारा बैट है, यदि बैट की कीमत में अगर परिवर्तन होता है तो उसके जो अगर बैट के कीमत में जब परिवर्तन होगा तो बॉल जो है उसका मांग में परिवर्तन होगा। क्यों? जैसे देखिए बैट क्या होता है कि बैट के बिना तो गेंद का कोई अस्तित्व ही नहीं, यानी अगर मान लीजिए कि बैट का कीमत बढ़ जाता है तो आदमी लोग के पास जब बैट ही नहीं होगा तो बॉल क्यों खरीदेगा। तो इससे अगर बैट का कीमत में अगर परिवर्तन होता है तो उसकी तुलना में क्या होता है कि बॉल का मांग कम हो जाती है, क्योंकि बैट के बिना बॉल का कोई अस्तित्व नहीं होता है, ठीक है, ऐसा माना जाता है अर्थशास्त्र में, ठीक है। तो अगर बैट की कीमत में अगर कम होती है तो बॉल का मांग बढ़ जाता है। तो इसका कहने का मतलब यही होता है कि जब एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है तो उससे संबंधित जो वस्तु की मांग में परिवर्तन होगा वही तुम्हारा अड़ी या तिरछी मांग कहलाता है। तो दूसरे शब्दों में यहाँ भी दिया गया है कि एक्स वस्तु की मांग वाई वस्तु की कीमत पर निर्भर करती है या एक्स वस्तु की मांग वाई वस्तु की कीमत का फलन होता है, यानी डी एक्स अगर एक्स वस्तु है तो इक्वल टू फलन ऑफ वाई वस्तु की कीमत, ठीक है। तो चलिए इस प्रकार से मांग प्रतिस्थापन वस्तु अथवा पूरक वस्तु के संदर्भ में पाई जाती है। अब देखिए अड़ी या तिरछी मांग भी 2 तरह की वस्तुओं के संबंध में पाया जाता है। पहला प्रतिस्थापन वस्तु जिसे हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स, और दूसरा आता है पूरक वस्तु जिसे हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तब सब्स्टिट्यूट वस्तु यानी प्रतिस्थापन वस्तु के संबंध में अड़ी या तिरछी मांग कैसा होगा उसके बारे में समझते हैं, है ना। तो अब समझ लेते हैं कि सबसे उसके बाद आता है प्रतिस्थापन वस्तु क्या है, यानी हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूट गुड क्या है। तो पहले इसको जान लेते हैं। तो जिन वस्तुओं का एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उन्हें प्रतिस्थापन वस्तु कहा जाता है। यानी जब एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु का भी प्रयोग करें, यानी जिन वस्तुओं का प्रयोग एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु का प्रयोग कर लिया जाता है उससे हम लोग प्रतिस्थापन वस्तु कहते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप साबुन खरीदेंगे तो अगर आपको लाइव बाय साबुन नहीं मिला तो उसके लिए आप डव साबुन भी यूज कर सकते हैं। सिंपल है कि जब जैसे आपने चीनी और गुड़, सबसे अच्छा इसका उदाहरण चीनी और गुड़ है। अगर मान लीजिए कि चीनी का रेट बढ़ जाता है तो आदमी लोग क्या करेगा, उसके जगह गुड़ का प्रयोग करने लगेगा, क्योंकि काम तो दोनों का एक ही है, मीठा करना। तो जब दोनों का काम एक ही है तो आदमी लोग क्या करता है कि जब एक वस्तु की मांग में अगर वृद्धि होती है तो उसकी जगह एक्स बाई वस्तु को लोग डिमांड करना शुरू कर देता है। तो चलिए प्रतिस्थापन वस्तु के संदर्भ में मांग वक्र का कैसा बिहेवियर होगा उसको जानते हैं ना। तो प्रतिस्थापन मांग वक्र का ढलान जो है नहीं तुम्हारा पर सब्स्टिट्यूट गुड जो है सब्स्टिट्यूट डिमांड है उसका जो तुम्हारा कर्व होगा वो उसका स्लोप होगा वो पॉजिटिव होगा। क्यों होगा, चलिए ग्राफ से देखिए। यहाँ पे हमने एक ग्राफ बना दिया है। यहाँ हमने ओ एक्स अक्ष पर एक्स वस्तु की मांग और वाई अक्ष पर वाई वस्तु की कीमत को दिखाया है। अब क्या हो रहा है कि जब वाई वस्तु की कीमत ओपी है तो एक्स वस्तु की मांग ओएन है, ठीक है। यहाँ मान लीजिए समझने के लिए कि वाई वस्तु की जगह क्या है, चीनी है, और एक्स वस्तु की जगह गुड़ है, ठीक है। तो जब चीनी की मांग ओपी है तो गुड़ की मांग ओएन है, और जब चीनी की मांग बढ़कर ओपी से ओपी1 हो जाता है, ठीक है, तो गुड़ की मांग क्या हो जाता है, ओएन से बढ़कर ओएन1 हो जाता है। क्यों? क्योंकि चीनी का रेट बढ़ने पर आदमी क्या करेगा, गुड़ उसके तुलना में सस्ता हो जाएगा, इसलिए क्या करेगा, गुड़ का आदमी लोग उपयोग करना शुरू कर देता है। यही चीज़ आपको ध्यान रखना है। अगर मान लीजिए आप कोई वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं तो आपको इस चीज़ को ध्यान देना होगा कि अगर आपके जैसा कोई सब्स्टिट्यूशन वस्तु है ना, आपके जैसा अगर जो आप वस्तु बना रहे हैं उसी टाइप का अगर वस्तु अगर बाज़ार में अवेलेबल है तो अगर आपका वस्तु का कीमत बढ़ता है तो जो आपके जैसा वस्तु जो बाज़ार में अवेलेबल है
उस वस्तु का मांग बढ़ जाएगा, है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना चाहिए। देखिए मस्टर्ड ऑयल क्या होता है, अब सरसों का तेल देखते हैं कि बहुत सारा कंपनी का मार्केट में आया हुआ है, लेकिन आप ध्यान दीजिए कभी चीज़ कि जिस कंपनी का अगर सरसों तेल का रेट बढ़ता है तो उसके जगह जिस कंपनी का सरसों तेल सस्ता होता है उसका मांग बढ़ जाता है। इस चीज़ को आप कभी ध्यान गौर कीजिएगा मार्केट में, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर क्यों होता है, क्योंकि प्रतिस्थापन वस्तु के कारण होता है, यानी जो प्रतिस्थापन मांग के कारण ऐसा होता है, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पर देखा कि ओपी जब कीमत था तो जब उसकी मांग ओएन था, और जब कीमत बढ़ के OP1 हो जाता है तो मांग ओएन हो जाता है। अब इन दोनों पॉइंट को अगर हम मिलाते हैं तो हमको इस तरह से एक पॉजिटिव कर्व प्राप्त होता है जिसमें बोलते हैं प्रतिस्थापन वस्तु की मांग वक्र DD है, ठीक है। तो आपको इस तरह से समझ में आ गया हो कि प्रतिस्थापन वस्तु की मांग क्या होता है। तो प्रतिस्थापन वस्तु की मांग में क्या होता है कि डिमांड जो हमारा कर्व है वो तुम्हारा पॉजिटिव होगा, अर्थात जैसे जैसे एक्स वस्तु की मांग कीमत बढ़ती है उसी से वाई वस्तु की मांग बढ़ती जाती है, ठीक है। अब चलिए इसका दूसरा देखते हैं, पूरक वस्तु क्या है। चलिए अब पूरक वस्तु के संदर्भ में देखते हैं कि मांग वक्र कैसा बिहेव करता है ना। तो पूरक वस्तु जिसे हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, तो सबसे पहले जानते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या है। तो पूरक वस्तु के संदर्भ में पूरक वस्तु के संबंध में प्रतिस्थापन वस्तुओं से विपरीत बात होती है। यानी पूरक वस्तु के संबंध में क्या होता है कि जो हमने प्रतिस्थापन वस्तु के बारे में जाना उसका विपरीत बात होता है। क्यों? यदि किसी एक वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो दूसरी वस्तु की मांग बहुत घट जाती है। देखिए अभी हमने प्रतिस्थापन प्रभाव में क्या देखा, यानी प्रतिस्थापन वस्तु में क्या देखा, सब्स्टिट्यूट जो गुण था उसमें क्या होता है कि जब एक वस्तु की कीमत बढ़ती है तो दूसरी वस्तु की मांग बढ़ जाती है। लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री गुड में क्या होता है, यानी पूरक वस्तु में क्या होता है कि जब एक वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो उसके संबंध में जो दूसरा वस्तु है उसका की मांग घट जाता है। अब सोच रहे हो ऐसा क्यों होता है, इसे एक उदाहरण से समझिए कि आपने कभी ब्रेड के साथ तो मक्खन खा, हम सब जानते हैं कि ज़्यादातर लोग ब्रेड के साथ मक्खन लगाते हैं, उसमें बटर लगाते हैं। तो अगर ब्रेड का कीमत बढ़ेगा, अगर हम सब जानते हैं कि अगर ब्रेड का कीमत बढ़ जाए तो आदमी लोग क्या करेगा, जब ब्रेड का कीमत बढ़ेगा तो आदमी उससे कम खाना शुरू करेगा, यानी ब्रेड की मांग कम हो जाएगी। तो ब्रेड का जब कीमत कम मांग कम होगी तो उसके साथ बटर का भी मांग कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब ब्रेड ही नहीं रहेगा तो बटर किस पर लगाएगा आदमी लोग, है ना। तो क्या होता है कि जब ब्रेड का मांग अगर कीमत में वृद्धि होती है तो बटर का मांग कम हो जाता है। ये क्यों होता है? क्योंकि उसकी पूरक वस्तु है, यानी एक उसके साथ इस वस्तु का भी मांग किया जाता है ना, ठीक है। तो इसको हम एक ग्राफ से समझते हैं। ग्राफ में भी उसी टाइप में इसका है कि ओ एक्स अक्ष पर हमने एक्स वस्तु की मात्रा दिखाई है, मान लीजिए कि ये बटर है, और ओ वाई अक्ष पर हमने वाई वस्तु की कीमत, यानी यहाँ पर हमने ब्रेड का कीमत को दिखा दिया। जब ब्रेड का कीमत OP है तो बटर की मांग ON है, और जब ब्रेड की कीमत बढ़कर OP से OP1 हो जाता है तो बटर का मांग क्या होता है, ON से घटकर ON1 हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब ब्रेड ही नहीं होगा तो बटर किस पर लगाओगे, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर हो गया। तो यानी अगर ब्रेड का रेट बढ़ेगा तो बटर का मांग घट जाएगा, और ब्रेड का अगर कीमत ब्रेड अगर सस्ता होता है तो बटर का मांग भी बढ़ेगा, ठीक है। इसे आपको ध्यान देना है। तो जब हम ये दोनों पॉइंट को मिलाते हैं तो हमें एक कर्व प्राप्त होता है जिसे हम लोग बोलते हैं पूरक वस्तु का मांग वक्र, जिसे हम लोग DD से दिखाते हैं, ठीक है। अब ये आपको भी बता दें कि मांग कितने प्रकार का होता है, जिसमें आपको 3 टाइप का मांग बताया। पहला प्राइस डिमांड, दूसरा तुम्हारा आया था इनकम डिमांड, और तीसरा आया था क्रॉस डिमांड। तो इसके अलावा भी कुछ और भी मांग के टाइप्स होते हैं, जिसमें से आता है संयुक्त मांग, यानी जिसे हम लोग बोलते हैं ज्वाइंट डिमांड। तो अब ज्वाइंट डिमांड क्या है, इसको भी समझ ही लेते हैं कि जब कभी एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक साथ 2 वस्तुओं की मांग की जाती है, यानी क्या होता है कि जब कभी एक वस्तु के उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक साथ 2 वस्तुओं की मांग की जाती है तो उसे संयुक्त मांग कहा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए रोटी और मक्खन की मांग, और बैट और एवं बल्ले की मांग। यानी क्या होता है कि जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जैसे अगर आप ब्रेड खाना चाहते हैं तो उसके साथ आप बटर का मांग करेंगे। यहाँ पर क्या हुआ कि एक आदमी खरीदने गया एक वस्तु, उसके साथ में दूसरी वस्तु को भी खरीद लिया। जैसे घड़ी और बैटरी का उदाहरण लीजिए। आपके घर में अगर दीवार घड़ी है तो एक्चुअली कि जब घड़ी खरीदने गए तो उसके साथ उसका बैटरी भी खरीद दिया गया, तो उससे क्या होता है कि दीवार घड़ी के साथ साथ उस बैटरी का भी मांग बढ़ जाता है। तो जब एक वस्तु के साथ दूसरी वस्तु का भी मांग किया जाता है तो उसे हम लोग बोलते हैं संयुक्त मांग, यानी जिसे हम ज्वाइंट डिमांड कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है व्युत्पन्न मांग, जिसे हम लोग बोलते हैं ड्राइव्ड डिमांड। व्युत्पन्न मांग क्या होता है कि जब किसी वस्तु की मांग अन्य किसी वस्तु की सेवा जब किसी वस्तु की मांग के कारण अन्य किसी वस्तु की जब किसी वस्तु की मांग के साथ
किसी वस्तु की सेवा की मांग उत्पन्न होती है तो उसे हम लोग व्युत्पन्न मांग कहा जाता है। यहाँ पर एक कहने का मतलब कि जब किसी एक वस्तु की मांग करते हैं तो उसके साथ उसकी सेवा के लिए भी अन्य वस्तुओं की मांग उत्पन्न हो जाती है, उससे हम लोग व्युत्पन्न मांग कहते हैं। उदाहरण के लिए श्रम की मांग को व्युत्पन्न मांग कहा जाता है। मान लीजिए जब कोई एक वस्तु उत्पादन करना चाहते हैं तो आपने एक फैक्ट्री की स्थापना की तो उसके साथ क्या होगा, तुमको उनको सर्विस देने वाले लोगों की भी मांग की जरूरत पड़ेगी, तो वहाँ पर श्रम की जो मांग की जाती है वो व्युत्पन्न मांग के अंतर्गत आता है। और नंबर 3 में आता है सामूहिक मांग। ठीक है, सामूहिक मांग क्या है कि सामूहिक मांग से आश्रय ऐसी वस्तुएं से है जिनका एक से अधिक प्रयोग में लगाया जाता है। अब सामूहिक मांग के मतलब यहाँ पर कि जब एक ऐसी वस्तु की मांग की जाती है जिसका हम लोग प्रयोग एक से अधिक क्षेत्रों में कर सकते हैं, उसे हम लोग सामूहिक मांग करते हैं। जैसे हम लोग बिजली का प्रयोग, हम बिजली का मांग, जैसे घर में बिजली आती है तो घर में सिर्फ हम बल्ब जलाने का काम तो करते नहीं, उसके साथ उस बिजली से हम बहुत सारे काम करते हैं। तो जब एक ही वस्तु का बहुत सारे प्रयोग किया जाए, मतलब प्रयोग होता है, तो उसे हम लोग सामूहिक मांग कहते हैं कि एक वस्तु कारण अन्य वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है। जैसे यहाँ पर क्या हो कि घर में बिजली आया तो बिजली आने से सिर्फ तो बल्ब तो नहीं जलेगा, उससे टीवी की मांग बढ़ जाती है, लोग टीवी खरीदना शुरू कर देंगे, फ्रिज खरीदेंगे, एसी खरीदेंगे, इस तरह से बहुत सारे वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है। तो ये सब तुम्हारा एक दूसरे से मिली जुली है। ठीक है, तब आपको मुझे यकीन है अब आपको समझ में आ गया हो कि मांग कितनी प्रकार की होती है। अब आपको मांग के प्रकार में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। अगर आपको अभी भी कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताओ यार क्या कन्फ्यूजन है, ताकि अगला वीडियो में आपको उसे सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो में आपको बता दिया कि मांग कितने प्रकार के हैं। अगला जो हमारा वीडियो आएगा इसका जो पार्ट 3 लाएंगे, जिसमें आपको बताएंगे कि मांग तालिका क्या होता है, मांग तालिका क्या होता है और मांग कर्व क्या होता है, यानी कि लो ऑफ डिमांड का मूल जो नियम है वो अगला वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि मांग का नियम क्या होता है, मांग का, जिसमें हम जानेंगे कि मांग तालिका क्या है और मांग नियम, जो मांग का हमारा नियम है उसका ग्राफ कैसा होगा, उसका डायग्राम कैसा होगा, उसके साथ हमको बताएंगे। तो चलिए आज का वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी, जानकारी अच्छी लगी तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कर दिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चलते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।